वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुष्क का निर्माण किया था। उस स्वर्णिम चतुष्क ने देश को दुनिया के अंदर एक जगह दे दी थी। भाइयों बहनों, समय की मांग है। 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे। डायमंड जुबली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी की उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें? भारत में बुलेट ट्रेन चलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या इस सपने को हकीकत में उतारना उतना ही आसान है जितना इसके बारे में बात करना? भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, फिर भी हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन के मामले में हम गिनती में ही नहीं। वहीं 2007 में बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने वाले चीन के पास आज दुनिया का सबसे लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। आखिर चीन ने कैसे किया इतना बड़ा करिश्मा? बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि अंतरिक्ष से नजर आए। लगता है यहां की यही सोच है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज बात चीन की, चीन की राजधानी बीजिंग और शंघाई से। इस समय मैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हूं, चीन की दीवार। कहा जाता है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, इतनी लंबी है। इसे सदियों पहले बनाया गया। वो चीन का स्वर्णिम दौर रहा। भारत की तरह ही चीन भी एक प्राचीन और महान सभ्यता रहा है। भारत की तरह ही चीन ने विदेशी ताकतों की मार झेली है। अब सालों तक दबाए जाने के बाद चीन एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर अपनी चमक दिखा रहा है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया भर के बाजार चीनी माल से पटे पड़े हैं। चीन दुनिया की फैक्ट्री है, तो वातावरण को प्रदूषित करने वाली ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा यहीं निकलती है। लेकिन माल हाथों हाथ बिक रहा है, तो चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा बांध यहीं पर है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है चीन की हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क ने, यानी वो ट्रेन जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। आज भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की चर्चा है। देखेंगे कैसी होती है ये ट्रेन, कैसे ये रफ्तार पकड़ती है। और बड़ा सवाल, क्या भारत में बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए? और इस समय हमारे साथ लूसी है। लूसी, you regularly travel on this train. How does it feel to be on a high-speed train? I love this train, and it saved me a lot of times. And it have convenient, comfortable facilities, and it's less noise. And of course, it saved me a lot of times. And it make the distance between the two countries not an issue anymore. बिल्कुल हवाई अड्डे से दिखता बीजिंग का ये साउथ बीजिंग रेलवे स्टेशन है। यहीं से पहली बार अगस्त 2008 में चीन का हाई स्पीड ट्रेन का सफर शुरू हुआ। 6 साल में ये सफर कहां तक पहुंचा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है। इसकी लंबाई करीब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस वक्त चीन के पास 11,028 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, जबकि स्पेन के पास करीब 3,100 किलोमीटर, जापान के पास 2,664 किलोमीटर, फ्रांस के पास लगभग 2,000 किलोमीटर और जर्मनी के पास 1,334 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। यानी बुलेट ट्रेन के मामले में चीन ने बाकी सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है।
और ये हाई स्पीड ट्रेन का प्लेटफॉर्म है। इसकी खासियत है कि यहाँ सिर्फ यात्री पहुँच सकते हैं। भारत में जिस तरह से नाते रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, यूँ कहें पूरा मोहल्ला स्टेशन पर चला आता है, प्लेटफॉर्म पर चला आता है, वो यहाँ संभव नहीं है। नहीं, यहाँ आपको चाय और चाट वालों का मेला ठेला दिखाई देगा। कुल मिलाकर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजोल का आखिरी सीन यहाँ संभव नहीं है। न कोई झटका, न शोर। चाइना की हाई स्पीड ट्रेन चलते ही अपनी रफ्तार का एहसास करा देती है। इसकी औसतन रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। बुलेट ट्रेन पटरी पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटों के तीव्र चुंबकीय बल के चलते हवा में कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है और चुंबकों के कारण ही हवा में सरपट भागती हैं। इतनी तेज रफ्तार गाड़ियों को सिग्नल देना इंसानों के बस की बात नहीं, लिहाजा ये ट्रेन कंप्यूटर के इशारे पर चलती है। इन बुलेट ट्रेनों की तुलना में भारत में तेज रफ्तार से चलने वाली राजधानी और शताब्दी बहुत पीछे है। इनकी औसत रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन बात सिर्फ रफ्तार की ही नहीं है, बल्कि सुविधाओं की भी है। चीन में चलने वाली बुलेट ट्रेनों में ये साफ नजर आता है। दरअसल स्टेशन से ट्रेन के भीतर तक बिल्कुल हवाई अड्डे और हवाई जहाज जैसा माहौल बना रहता है। यानी टिकट देखने के लिए एक होस्टेस मौजूद रहती है और जैसे ही आप ट्रेन में अंदर घुसें तो वहाँ भी एक और परिचारिका यानी होस्टेस रहती है। फिलहाल हम लोग हैं पेंट्री कार में और यहाँ भी एक परिचारिका मौजूद है। आप पीने का सामान ले सकते हैं, कुछ खाने का सामान भी यहाँ मौजूद है। हवाई जहाज की तरह हाई स्पीड रेल में भी अलग अलग क्लास और अलग अलग सीटें होती हैं। यहाँ सेकंड क्लास में एक रो में 5 सीटें, फर्स्ट क्लास में एक रो में 4 सीटें और इन सब से ऊपर होती है बिजनेस क्लास और इसमें अलग अलग सुविधाओं की भरमार है। इसकी सीटें एक बिस्तर की तरह सपाट हो जाती हैं और आप चाहें तो 360 डिग्री घूम सकती हैं। पढ़ने के लिए यहाँ रीडिंग लाइट्स हैं तो मनोरंजन के लिए टच स्क्रीन मॉनिटर। कई ट्रेनों में पेंट्री कार को रेस्टोरेंट बना दिया गया है जहाँ खाने पीने के सामान के साथ साथ बियर भी मिलती है। हाई स्पीड ट्रेन की पटरियां अलग, सिग्नलिंग सिस्टम अलग, डब्बे भी अलग। साथ ही तेजी से दौड़ती इस ट्रेन के रखरखाव में खर्चा भी काफी आता है। महंगा सौदा है तो टिकट भी महंगी है। एक साधारण ट्रेन के टिकट के मुकाबले हाई स्पीड ट्रेन में टिकट की कीमत करीब 2.5 गुना ज्यादा होती है। Because the cost is very high, the tickets, I mean the high-speed rail tickets, is also very high. It's about 3 times of conventional rail. So some Chinese people think they are compared to be high-speed rail, because the cost is too high. Change of my life, and it's not like 2 cities, just like maybe 2 places in 1 city. Yeah. In fact, a lot of times it takes more time to go from one part of Beijing to another part. Because in the Beijing, inside the city, the traffic is terrible. ठीक 30 मिनट में हम तिएनजिन में हैं। बीजिंग से 117 किलोमीटर दूर। अगर भारत में ऐसी ही हाई स्पीड ट्रेन चले तो इतने समय में हम दिल्ली से मथुरा पार कर चुके होते। वैसे हमारी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शताब्दी दिल्ली से बुलंदशहर पहुंचने में 1 घंटा 30 मिनट लगाती है। चीन की बुलेट ट्रेन औसतन 1 मिनट में 4 किलोमीटर का सफर तय करती है। यानी यही बुलेट ट्रेन अगर भारत में दिल्ली से मुंबई के बीच चले तो 1384 किलोमीटर के सफर को सिर्फ 5 घंटे 46 मिनट में पूरा कर लेगी। जबकि फिलहाल दिल्ली और मुंबई के बीच सबसे तेज चलने वाली राजधानी लगभग 16 घंटे का वक्त लेती है। यानी बुलेट ट्रेन दिल्ली से मुंबई के सफर को लगभग 10 घंटे कम कर देगी।
ऐसे ही दिल्ली से कोलकाता के बीच 1447 किलोमीटर के सफर को तय करने में फिलहाल लगभग 17 घंटे लगते हैं, जबकि बुलेट ट्रेन से यही सफर करीब 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। दिल्ली से चेन्नई के बीच 2176 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 28 घंटे लगते हैं, जबकि यही सफर बुलेट ट्रेन से किया जाए तो करीब 9 घंटे में पूरा हो सकता है। यानी बुलेट ट्रेन से सफर का समय आधे से भी कम हो जाएगा, लेकिन इसका किराया मौजूदा किराए से 3 से 4 गुना ज्यादा होगा। मतलब अभी शताब्दी और राजधानी जैसी गाड़ियों में यात्रियों को लगभग 2 रुपए प्रति किलोमीटर देने होते हैं, तो बुलेट ट्रेन में 6 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च करने होंगे, जो कि हवाई यात्रा के किराए के बराबर होगा। सवाल है, क्या भारतीय रेल यात्री इस खर्चे के लिए तैयार होंगे? ये तो एक इकोनॉमिक डिसीजन होगा कि उसका किराया कितना रखा जाए। हम बहुत सारी आजकल लाइनें बनाते हैं जिनका कि हमें कोई रिटर्न, निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम कहते हैं, मिलता है, लेकिन फिर भी हम आम आदमी की ज़रूरत के लिए उसको करते हैं। तो किराए को कितना रखा जाए, कितना जनता सह पाएगी, कितना नहीं सह पाएगी, ये फैसला हमेशा किया जा सकता है। आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो भारतीय रेल का किराया विश्व के सारे किरायों से सबसे सस्ता है। बुलेट ट्रेन की दौड़ में चीन काफ़ी देर से आया। इससे पहले 1964 में जापान ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद फ्रांस और जर्मनी भी इस दौड़ में शामिल हुए। हिंदुस्तान में इसके बारे में बात पहली बार तब हुई जब 1984 में राजीव गांधी की सरकार में माधवराव सिंधिया रेल मंत्री बने। इस बात के 30 साल बाद आज फिलहाल भारत का फोकस अभी इस बात पर है कि मौजूदा रेल व्यवस्था को सुधारकर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलाई जाए और शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों की औसत स्पीड को 130 तक पहुंचाया जाए। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना की तर्ज पर डायमंड क्वाड्रिलेटरल रेल चलाने का वादा किया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने पहले अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया था। सवाल ये है कि ये कैसे होगा? हाई स्पीड ट्रेन के डायमंड क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? हमारे जो प्रमुख शहर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उन चारों को आपस में जोड़ देने को हम लोग कहते हैं कि उससे एक चतुर्भुज बन जाएगा और वो चारों सिटीज़ आपस में जुड़ जाएंगे। वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का पूरा रोड मैप सामने आना अभी बाकी है, लेकिन 2012 में भारतीय रेलवे के अंतर्गत बने हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुताबिक भारत में 7 रूटों पर हाई स्पीड रेल चलाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। ये 7 कॉरिडोर हैं। उत्तर भारत में दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से पटना, पूर्व में हावड़ा से हल्दिया, दक्षिण में हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से एर्नाकुलम और एर्नाकुलम से त्रिवेंद्रम और पश्चिम में अहमदाबाद से मुंबई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में हाई स्पीड रेल का इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में कितना पैसा और समय लगेगा? इसमें समय का अनुमान अगर लगाया जाए तो करीब चाइना ने जो अचीव किया, उन्होंने करीब 5 सालों में 1,500 से 2,000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए डेडिकेटेड ट्रैक बनाया। और तो उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सारी प्रक्रिया को करने के लिए अगर हमें डेडिकेटेड रेल ट्रैक बनाना है जिसके ऊपर सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन चलें या कॉमन ट्रेन्स भी चल सकें उसके ऊपर, तो उसके लिए मुझे लगता है कि 10 से 15 साल का समय लग सकता है। हाई स्पीड रेल के लिए प्रस्तावित 7 कॉरिडोर में से एक मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन चलाए जाने की संभावनाओं पर जापान की मदद से रिपोर्ट तैयार की जा रही है और स्टेशन की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चीन से सहयोग की संभावना पर चर्चा हो रही है। इस साल मार्च में हमारी जब स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग में जो वार्ता हुई, उस समय हम लोगों ने
3 विषय में रेलवे के क्षेत्र में बात आगे बढ़ाई। हम चाहते हैं कि चीन ने स्टेशन डेवलपमेंट में हमारे साथ काम करे। आपने देखा कि इन्होंने काफ़ी प्रगति की है, 500 से ज़्यादा मॉडर्न रेलवे स्टेशन उन्होंने बनाया है। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार टी.एन. नैनन के अनुसार भारत में चीन की तरह हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए 2 साल पहले जो अनुमान लगाया गया था, उसके मुताबिक मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर को बनाने के लिए लगभग खर्चा 60,000 करोड़ रुपए लगने की उम्मीद थी। ये खर्च भारतीय रेलवे के यात्री किराए से होने वाली सालाना कमाई के बराबर है। वहीं एक और अनुमान के मुताबिक डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत 4 मेट्रो शहरों को हाई स्पीड रेल से जोड़ने के लिए 6 से 7,000 किलोमीटर लंबी लाइन बिछानी होगी, जिस पर करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी यात्री किराए की मौजूदा दरों से रेलवे अगले 20 साल में जितना कमाएगा, उतना पैसा इस प्रोजेक्ट पर खर्च करना होगा। हमें डेडिकेटेड ट्रेन्स बनाने के लिए मुख्य तौर पे हमारे यहाँ नदी हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, टनल्स हैं। इन सारी चीज़ों के कंस्ट्रक्शन के जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हमारे हैं, जितने दूर तक के देशों को जोड़ने, सिटीज़ को जोड़ने के लिए जो हमें करना पड़ेगा, वो मेरे समझ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भारत को भी ऐसी ट्रेन चलानी चाहिए? बेइजिंग ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी में रेल और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाले प्रोफेसर जाओ जियान का मानना है कि चीन ने सामान्य ट्रेन की जगह बुलेट ट्रेन चलाकर बहुत बड़ी गलती की है और भारत को ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। Recently, your government want to build high-speed rails. I don't know. There may be a new leader has a new. He consider these issues not from economics, it's from political. They think China has high-speed rails. Japan, France, Germany has high-speed rails. India should also have high-speed rails. So this is a political decision. I think not consider from the economic perspective. अब मैं बीजिंग और शंघाई के बीच चलने वाली चर्चित हाई स्पीड ट्रेन में हूँ। आप देख सकते हैं कि इस बोगी में आधी से ज़्यादा सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए रेलवे कॉरपोरेशन ने किराए में कटौती की है। साथ ही कुछ लाइनों पर ट्रेनों की संख्या कम की गई है। अब सवाल है, कहीं ये सफ़ेद हाई स्पीड रेल सफ़ेद हाथी तो नहीं? I think no meaning. Yeah. If economics is a burden to a country, or we have other better alternatives can promote the economy, why we build high-speed rails in China or in India? Yeah. So if some issues is better to economy, it's better to political. It's only for the political goals. I think the cost is too high. If you look at the economic arguments for a high-speed train, they're not necessarily that strong. It's very expensive to lay a high-speed train track. Yeah. And secondly, it may be much more cost-effective to upgrade the existing track, to get freight train moving more quickly, and so on and so forth. Yeah. Economically, it may not be the best thing, but it has a lot of political symbolism. Yeah. To build a high-speed train. Yeah. So if you look at the pure economics, you might say it's not worth it. Yeah. But if you look at the politics and the symbolism and the imagery of it, you might say, well, yes, there is some value here because it does make a nation feel good about itself. ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर वाकई में बुलेट ट्रेन भारत में भी चलने लगे तो इससे देश को क्या फायदा होगा? जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जब मेट्रो रेल चली, मेट्रो रेल भी ने छोटी छोटी बसों और कारों का ट्रैफिक डाइवर्ट किया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर डिस्टेंस बढ़ जाए और हमें 2 जगहों के बीच में आने जाने की दूरी अगर 700, 800, 1000 किलोमीटर हो, तो आपको सोचना ना पड़े और आप एक मास ट्रांजिट सिस्टम को यूज़ करके पहुँच जाएं, तो उससे मुझे लगता है कि ईंधन की खपत में भी असर पड़ेगा। लोगों की मैन पावर लॉस जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम 6 घंटे 8 घंटे तक कोई काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ ट्रांजिट में हैं, उससे जो हमारी फ़ायदा होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और हर देश ने इसका ध्यान किया कि समय तो सबके लिए 24 घंटे है,
उस समय को कैसे बचाया जाए, और समय बचाने से जो लाभ होता है, जो इकोनॉमिक लाभ होता है, जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है, जो सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, वो तीनों चीज़ों का हमें फ़ायदा होता है। हाई स्पीड रेल को चीनी सरकार एक बड़ी कामयाबी मानती है। राष्ट्रपति रहते हुए वू जिनताओ ने चीन के चंद्र मिशन, अंतरिक्ष में मानव रहित यान और हाई स्पीड रेल को बड़ी उपलब्धियों के तौर पर गिनाया। जाहिर है चीनी नेताओं को एहसास है कि मध्य वर्ग से जुड़ा ये एक अहम मुद्दा है। People put a lot of propaganda, a lot of sort of nationalist value around a high-speed train, a symbol of power, if you like, a symbol of achievement. I think that can probably be a little overdone. You know, I think that the Chinese technology for its own high-speed train is probably copied from other nations anyway. So, you know, to what extent is that a Chinese achievement, or is it an achievement of technology which other people developed in any case? चीन में बुलेट ट्रेन के पक्ष में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो ये कि छोटे शहरों को बड़े शहरों की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात ये कि जब ज्यादा यात्री हाई स्पीड ट्रेन से यात्रा करने लगेंगे तब पुरानी सामान्य लाइनों पर से दबाव हटता है और सामान्य लाइन का इस्तेमाल मालगाड़ियों के लिए किया जा सकता है। कम समय में माल की ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह तक हो सकेगी। 1300 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर 5 घंटे 24 मिनट में निपट गया। इसमें 10 स्टेशन पड़े और हाई स्पीड रेल ने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। जिस हाल में हमारी अर्थव्यवस्था है और जो हमारी बड़ी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए देखना होगा कि आखिर ऐसी ट्रेन कब तक भारत पहुंचती है।